हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं जो आपको वीडियो कराने जा रही हूँ, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर की चौसर की एज में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो ये जो आज से मैं आपको एज ऑफ चौसर शुरू करा रही हूँ। सो एज ऑफ चौसर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कराने से पहले मुझे लगा कि ये जो टर्म्स हैं, जो मेन इवेंट्स एज ऑफ चौसर में हुए थे, वो आपको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस अपहीवल थे, या फिर जो ये ट्रांजेक्शन्स आई थी, इनको आप इजली समझ सकें। सो गाइज, आज मैं जो आपको इस वीडियो में तीन टर्म्स हैं, तीन इवेंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो फर्स्ट है उसका नाम है 100 ईयर वॉर, सेकंड ब्लैक डेथ, और जो थर्ड है वो है पीजेंट्स रिवोल्ट। सो ये तीनों अगर हम देखें तो चौसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चौसर की एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर ये तीन टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गई तो चौसर की एज का जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, द 100 ईयर वॉर। सो जो 100 ईयर वॉर था, ये कब शुरू होता ये 100 ईयर्स, इसका नाम ही जैसे 100 ईयर वॉर है। सो ये शुरू कब होता है? 1337 में शुरू होता है, 1337, और ये कब तक चलता है? 1453 तक चलता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर यही चीज़ देखनी ज़रूरी है कि ये जो वॉर है वो किन के बीच हुआ था। सो ये किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर वॉर हुआ था, और इसका कारण क्या था? किस चीज़ के लिए ये वॉर हुआ था? सो किस चीज़ के लिए हुआ था? फॉर द फ्रेंच थ्रोन। मतलब कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये जो 100 ईयर वॉर था वो 1337 में शुरू हुआ था, और 1453 तक 100 ईयर वॉर चला था। किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कारण क्या था इस वॉर का? फ्रेंच थ्रोन। फ्रेंच थ्रोन इसका कारण कैसे था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि जो ये 100 ईयर वॉर था, उस टाइम पे क्या था, जब ये वॉर शुरू होने से पहले वहाँ के किंग कौन थे? फिलिप फोर्थ। फिलिप फोर्थ, ये जो मैंने बॉक्स में यहाँ पर आपको दिया है, फिलिप फोर्थ। फिलिप फोर्थ थे वो जो थे वो फ्रांस के किंग थे। फिलिप फोर्थ के आगे तीन बेटे थे, उनका नाम क्या था? जैसे कि लुइस 10, फिलिप 5 और चार्ल्स फोर्थ, और चार्ल्स फोर्थ। ये जो तीन थे ये फिलिप फोर्थ के सन्स थे। सो अब कैसे होता है कि जब ये जो फिलिप फोर्थ हैं, फिलिप फोर्थ की डेथ हो जाती है। फिलिप फोर्थ की डेथ के बाद धीरे धीरे इनके जो तीनों बेटे हैं, इनके जो तीनों सन हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब जब फादर की भी डेथ हो गई, तीन बेटे थे, तीन बेटों की भी डेथ हो गई। सो धीरे धीरे क्या हुआ, जो कपीशियन डायनेस्टी थी, कपीशियन डायनेस्टी किसको बोलते हैं? इनका जो परिवार था, वो जो डायनेस्टी थी उसको कपीशियन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। फिलिप फोर्थ की डायनेस्टी को कपीशियन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। सो जब फादर की भी डेथ हो गई, तीनों बेटों की भी डेथ होगी, तो धीरे धीरे ये जो कपीशियन डायनेस्टी थी ये खत्म हो गई। सो अब क्वेश्चन रेज होता था कि जब राजा भी मर गए, उसके आगे जो बेटे थे उनकी भी डेथ हो गई। सो अब जो फ्रांस का जो किंगडम है वो किसके पास जाएगा? अब क्या था, जो फिलिप फोर्थ थे उनकी एक डॉटर थी। डॉटर का नाम क्या था? फिलिप फोर्थ की जो डॉटर थी, डॉटर का नाम क्या था? इजाबेला। जो इजाबेला थी, इजाबेला कौन थी? फिलिप फोर्थ की डॉटर थी। अब इजाबेला की शादी किससे हो गई थी? एडवर्ड 3 ऑफ इंग्लैंड से। मतलब कि एडवर्ड 3 ऑफ इंग्लैंड जो हैं वो इजाबेला के हस्बैंड थे। सो जब अब बेटों की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो बेटी थी, बेटी थ्रोन के लिए क्लेम कर सकती थी। तो जो फिलिप फोर्थ की डॉटर थी, उनके जो हस्बैंड थे एडवर्ड 3 ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रेंच थ्रोन के लिए अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। ये एडवर्ड 3 कौन थे?
फिलिप फोर्थ के ग्रैंडसन थे, उनके जमाई बोल सकते हैं, दामाद बोल सकते हैं, दामाद थे। सो जब वो कैपेशियन डायनेस्टी ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे जो एडवर्ड थ्री थे, एडवर्ड थ्री ने क्या किया, फ्रेंच थ्रोन के लिए क्लेम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने क्लेम किया, एडवर्ड थ्री ने क्लेम किया, तो फ्रेंच की जो नोबिलिटी थी, फ्रांस की जो नोबिलिटी थी, उन्होंने एडवर्ड के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एडवर्ड की जगह पर फिलिप फोर्थ के जो नेफ्यू थे, फिलिप फोर्थ के नेफ्यू को फ्रांस का राजा बनाने का विचार किया, या फिर ये डिसाइड किया कि अब जो फ्रांस के राजा हैं वो किसको बनाया जाएगा, फिलिप फोर्थ के नेफ्यू को बनाया जाएगा। इससे क्या हुआ कि 1328 में जो फिलिप सिक्स थे, जो कि कौन थे, फिलिप फोर्थ के नेफ्यू थे। 1328 में फिलिप फोर्थ को फ्रांस का राजा बना दिया गया। वहाँ का राजा मतलब फ्रांस का राजा अब कौन थे, फिलिप सिक्स थे। इससे क्या हुआ, जो एडवर्ड थे, अब जब ये फिलिप सिक्स थे जो फ्रांस के राजा बन गए थे, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवर्ड को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। किस चीज़ के, क्यों श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, क्योंकि जब जो फिलिप फोर्थ थे, फिलिप फोर्थ के टाइम में जो एक प्लेस है जिसका नाम है गैस्कनी नाम का जो प्लेस है, उसकी जितनी भी ज़मीन थी, उसकी जितनी भी लैंड थी, वो किसके अंडर थी, एडवर्ड थ्री के अंडर थी। जो किसने दी थी, फिलिप फोर्थ ने, मतलब कि एडवर्ड के फादर इन लॉ ने एडवर्ड को गैस्कनी की जो ज़मीन थी वो उनको दे रखी थी, वो जागीर उनको दे रखी थी। अब जो फिलिप सिक्स थे, फिलिप सिक्स कहते हैं कि अगर आपको वो जागीर चाहिए, अगर आपको गैस्कनी अभी भी चाहिए, तो आपको मुझे होमेज देना पड़ेगा, मुझे श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। हालांकि जो एडवर्ड थे पहले वो इस चीज़ से थोड़ा नाखुश थे, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, बट धीरे धीरे जो एडवर्ड थे वो रिलेंटेड होना शुरू हो गए, वो ढीले पड़ने शुरू हो गए और उन्होंने क्या किया, 1331 में 1331 में जो फिलिप सिक्स हैं उनको फ्रांस का जो राजा है वो एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्सेप्ट करने के पीछे उन्होंने शर्त क्या रखी कि मैं आपको फ्रांस का राजा तो एक्सेप्ट कर लूँगा, बट बदले में गैस्कनी की जो ज़मीन है वो आप मेरे पास कंटिन्यू रखोगे, वो मेरे पास ही रहेगी, आप उसको वापस नहीं लोगे, उस जागीर को आप वापस नहीं लोगे। इस शर्त पे 1331 में जो फिलिप सिक्स हैं उनको एडवर्ड के द्वारा फ्रांस का किंग एक्सेप्ट कर लिया गया। काफ़ी टाइम यही सब कुछ चला, बट धीरे धीरे ये क्लैशेस थे, ये जो क्लैशेस दोनों के बीच में थे, एडवर्ड और फिलिप सिक्स के बीच में, ये टाइम के साथ साथ बढ़ते चले गए। और 10 साल के बाद एक ऐसा टाइम आया जब जो एडवर्ड थे उसके और फिलिप के बीच में जो झगड़े थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इवेंचुअली जो एडवर्ड थे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर ली। अब जब उन्होंने आर्मी तैयार कर ली थी, आगे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि 100 ईयर वॉर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, कि ये जो 100 ईयर वॉर है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है एडवर्डियन एरा वॉर, कि एडवर्डियन एरा वॉर कौन सा है, जिसमें कि एडवर्ड 3 के द्वारा फ्रांस के ऊपर अटैक किया गया था। मतलब कि जब एडवर्ड ने फिलिप सिक्स के ऊपर अटैक किया, तो वो जो एरा था उसको किस नाम से जानते हैं, एडवर्डियन एरा वॉर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट हुई। ये जो एरा है एडवर्डियन एरा, इसका टाइम पीरियड है 1337। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1337 से लेकर 1360 तक, 1360। 1337 से लेकर 1360 तक का जो टाइम पीरियड है वो एडवर्डियन एरा माना जाता है। एडवर्डियन एरा जो था, इसमें किसकी जीत हुई, इंग्लैंड की जीत हुई। इसमें इंग्लैंड ने विक्ट्री, या इंग्लैंड ने फ्रांस
को कॉन्कर कर लिया था। सो उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। सेकंड फेज में क्या था, वो सेकंड फेज को हम किस नाम से जानते हैं, कैरोलिन एरा के नाम से, कैरोलिन एरा वॉर। सेकंड फेज क्या था 100 ईयर वॉर का, कैरोलिन एरा वॉर। जब ये कैरोलिन एरा आया, इसमें फ्रांस थी, फ्रांस को जीत हासिल हुई। अब इसी तरह जो थर्ड एरा था वो कौन सा था, लैंकास्ट्रियन एरा वॉर। लैंकास्ट्रियन एरा वॉर जब हुआ, लैंकास्ट्रियन एरा में अगेन फ्रांस थी, जो फ्रांस थे उन्होंने जीत हासिल की, मतलब कि फ्रांस को ही जीत मिली। अब ये अलग अलग डिवाइड करने का क्या मतलब है, एक चीज़ आपको यहाँ पर गाइस समझनी होगी कि ये जो 100 ईयर वॉर था, ये ऐसा नहीं था कि 1337 में शुरू हो गया और ये कंटिन्यूटी में 1453 तक चलता रहा, ऐसा नहीं है। इन सारे ये जो 100 ईयर्स थे, ये जितना भी टाइम पीरियड था, इनके बीच में टाइम टू टाइम फाइट्स होती रही, टाइम टू टाइम बैटल होती रही। कंटिन्यूटी में नहीं ये चला था, ये टाइम टू टाइम बैटल्स हुई थी। वो बैटल्स कभी किसी ने जीत ली, कभी जैसे फ्रांस ने जीत ली, कभी वो इंग्लैंड ने जीत ली, बट लास्ट में आकर, जो एंड में आकर, वो ज़्यादातर जो फाइट्स थी वो वैसे फ्रांस ने जीती थी। मोस्ट ऑफ द जो बैटल्स थी वो फ्रांस ने विन की थी। सो रिजल्ट क्या हुआ अब इस 100 ईयर वॉर का, रिजल्ट क्या था कि जो फ्रांस था इज बिलीव्ड टू वॉन द लास्ट मेजर बैटल ऑफ 100 ईयर वॉर। मतलब कि रिजल्ट क्या हुआ कि जो फ्रांस था उसने जो लास्ट बैटल थी 100 ईयर वॉर की वो विन कर ली थी, वो जीत ली थी। और इस तरह जो 100 ईयर वॉर था वो किसके द्वारा जीता गया, फ्रांस के द्वारा जीत लिया गया। सो आई थिंक आपको 100 ईयर वॉर के बारे में प्रॉपर पता लग गया होगा कि कब शुरू हुआ, टाइम पीरियड क्या था, किस किस के बीच में हुआ था और इसका मेन कारण क्या था, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि वॉर जो ये हुआ था 100 ईयर वॉर था, इसके इफ़ेक्ट क्या हुए थे, इसके क्या क्या इसके प्रभाव पड़े थे। सो इससे क्या हुआ था, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन वॉर मींट इंक्रीज टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर कि जो वॉर था, वॉर के ऊपर जब खर्चा बढ़ना शुरू हो गया, एज यू नो है ना कि अगर कहीं पे भी वॉर होगा तो उसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा, पैसे भी आपको लगाने पड़ेंगे। सो जब वो एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब खजाना, जो शाही खजाना था वो जब खाली पड़ने लगे तो उसको भरने के लिए क्या किया गया, राजा ने कॉमन पीपल के ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। जो उनके ऊपर टैक्सेस लगे हुए थे उन टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो पहले ही वॉर चल रहा था, वॉर के कारण लोगों को कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, इकोनॉमिकल वो बहुत वीक हो गए थे। दूसरा क्या था कि किसी तरह का ना तो कोई व्यापार था। तीसरा वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम के कारण वैसे ही जो ज़्यादातर जो जनता थी, ज़्यादातर जो लोग थे वो किस चीज़ से, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, मतलब कि एग्रीकल्चर से वो जुड़े हुए थे, वहीं से उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो कमाते थे। सो अब जब वॉर चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम में जो पीजेंट्स थे उनको पहले ही बहुत कम वेजेस मिलते थे। सो अब उन पे टैक्सेस बढ़ने शुरू हो गए। सो जिससे क्या हुआ, अनरेस्ट छा गया पूरे इंग्लैंड में। मतलब कि क्या हुआ, सेकंड पॉइंट जो है, लेड सोशल अनरेस्ट इन इंग्लैंड की, जिससे पूरे इंग्लैंड में सोशल अनरेस्ट आ गया था, अशांति फैल गई थी पूरे के पूरे इंग्लैंड में, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। उनके जो वेजेस थे वो बहुत ही कम थे, उनके वेजेस तो बढ़ाए नहीं गए, उल्टा उनके टैक्सेस बढ़ रहे थे, तो जिसके कारण पूरे इंग्लैंड में अशांति फैल गई थी। इसका एक अच्छा इफेक्ट क्या हुआ 100 ईयर वॉर का, द वॉर अवेकन इंग्लिश नेशनलिज्म, कि ये जो वॉर के कारण नेशनलिज्म की जो भावना थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों के अंदर जाग चुकी थी। एंड गेव राइज टू अ नेशनल कॉन्शियसनेस, और इस भावना ने नेशनल कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना, कि इस फीलिंग ने, इस वॉर ने नेशनल कॉन्शियसनेस को राइज किया था, उसको बढ़ावा दिया था। सो ये है हमारा 100 ईयर वॉर, ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। सो एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी
ये जो 100 ईयर वॉर है, इसके मैंने जब ये पीडीएफ है इसके लास्ट में ये एक पेज आपको दिया है, इसमें 100 ईयर वॉर के टाइम पे जितनी भी फाइट्स हुई थी वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई हैं और साथ में मेंशन किया गया है कि कौन सी फाइट किसने विन की थी। सो ये आप एक बार देख लेना। वैसे ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाता, बट फिर भी इफ़ यू गाइज आर विलिंग टू डू इट देन इट्स टोटली अप टू यू। सो आप ये एक बार देख लेना। जैसे कि ये सारी बैटल्स यहाँ पे दी गई हैं, बैटल के साथ साथ इनका टाइम पीरियड ईयर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और आउटकम कि इस वॉर में, इस बैटल में क्या क्या आउटकम हुए, किसने विक्ट्री हासिल की, किसको हार का सामना करना पड़ा, तो वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो गाइज ये हमारी थी 100 ईयर वॉर। अब इसके बाद मैं आती हूँ सीधा ब्लैक डेथ पे कि ब्लैक डेथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी। ब्लैक डेथ क्या था, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है। सो ब्लैक डेथ जो था वो आपको पता होना चाहिए कि ये 1348 में शुरू हुआ था और 50 तक चला था। 1348 में शुरू होकर 1350 तक ब्लैक डेथ चला था। सो अब ब्लैक डेथ के बारे में अगर हम बात करें, सो ब्लैक डेथ क्या था। ब्लैक डेथ जो थी वो एक तरह का पेंडेमिक था, डिवोस्टेटिक पेंडेमिक। डिवोस्टेटिक मतलब इसने पूरे जो इंग्लैंड था उसको तहस नहस करके रख दिया था। ये एक तरह की महामारी थी जो उस टाइम पे, प्लेग हम इसको बोल सकते हैं, एक तरह का प्लेग था जो वहाँ पर फैल चुका था। सो अब ये तो पता चल गया कि ये एक प्लेग था, ये फैल गया था, बट इसके फैलने का कारण क्या था, इसका कारण पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये फैला, इसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं। सो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि सेपरेट बाय अ बेसिलस। बेसिलस क्या है, बेसिलस एक तरह का बैक्टीरिया है कि, तो ये बेसिलस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, यर्सिना पेस्टिस। यर्सिना पेस्टिस ये जो है, यर्सिना पेस्टिस एक बैक्टीरिया था। सो इस बैक्टीरिया के द्वारा ये जो ब्लैक डेथ या जो ये प्लेग था वो पूरे के पूरे इंग्लैंड में फैल गया था। सो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। ये यर्सिना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया था जिसके कारण पूरे इंग्लैंड में ये जो प्लेग था वो फैल चुका था। अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली कि ये जो यर्सिना पेस्टिस मैंने आपको बताया है ये क्या था। सो ये जो यर्सिना पेस्टिस था इसका 19th सेंचुरी में पता लगा था। 19th सेंचुरी में फ्रेंच एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर यर्सिन। अलेक्जेंडर यर्सिन ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि बेसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि पूरे इंग्लैंड में फैल रहा है। और ये जो बैक्टीरिया था अब इसको यर्सिन पेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये किसके नाम पे रखा गया था, अलेक्जेंडर यर्सिन के नाम पे, क्योंकि अलेक्जेंडर यर्सिन ने इस चीज़ की खोज की थी कि ये जो ब्लैक डेथ है वो एग्जैक्टली क्या था। तो अलेक्जेंडर यर्सिन ने ही बताया था कि बेसिलस नाम का एक जो बैक्टीरिया है वो किस तरह पूरे इंग्लैंड में फैल रहा है। अब वो फैल किस तरह रहा है, उन्होंने क्या इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ किया कि ये जो बेसिलस है, ये जो बैक्टीरिया है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रैवल करता है एयर के थ्रू। कि किस तरह ये जो बेसिलस नाम का बैक्टीरिया है ये एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करता है। और इससे क्या होता है कि ये जो फ्लीज हो गई, रैट्स हो गए, अगर ये किसी को बाइट कर ले तो उनके बाइट करने से भी ये बैक्टीरिया फैलता है। मतलब क्या हुआ, एयर के थ्रू पर्सन टू पर्सन फैलता है। और दूसरा क्या कारण दिया उन्होंने कि जैसे फ्लीज हो गई, रैट्स हो गए, चूहों के माध्यम से भी ये जो बैक्टीरिया था ये लोगों में फैल रहा था। सो उस टाइम पे ये जो इन्होंने फ्लीज बताए थे, जैसे फ्ली बताए, रैट्स बताए, उस टाइम पे ये जो दोनों पेस्ट थे ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में मौजूद थे। पूरे मौजूद में ये ईजिली अवेलेबल हो जाते थे, ईजिली मतलब घरों में घूमते हुए हमें मिल जाते थे। और पर्टिकुलरली क्या बताया गया कि जैसे पोर्ट होते हैं जहाँ पे शिप के ऊपर सामान लादा जाता है या जहाँ से शिप से सामान उतारा जाता है, वो जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, कि पोर्ट के आसपास जितने भी घर थे उनमें ये जो रैट्स थे वो ज़्यादा पाए जाते थे। अब पोर्ट वाली जो सिटीज़ थी वहाँ से ये जो रैट्स थे ये शिप के माध्यम से एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल किए और इसी तरह
उन रेड्स ने जब जाकर दूसरी जगह पर जब वो ट्रांसफ़र हुए रेड्स, तो उसी के साथ साथ जो ब्लैक प्लेग था वो भी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया। यही इसके ट्रांसफ़र का एक मेन कारण था। इसी तरह ये जो ब्लैक प्लेग था, ये जो पेंडेमिक था, ये धीरे धीरे करके पूरी यूरोप में फैल गया था, पूरे इंग्लैंड में ये फैल चुका था। अब जैसे ये फैल तो गया पूरे इंग्लैंड में, तो इट सेपरेट अक्रॉस यूरोप इन 1347, मतलब कि 1347 तक ये जो प्लेग था ये ऑलमोस्ट फैलना शुरू हो गया था यूरोप में। और इसका कारण क्या हुआ था कि प्लेग किल्ड बिटवीन 30 to 40% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इंग्लैंड। और इस प्लेग के कारण इंग्लैंड की 30 से 40% जो पॉपुलेशन थी वो मर चुकी थी। ये प्लेग इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा भयानक था कि इसने क्वार्टर ऑफ द इंग्लैंड्स पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। 30 to 40% जो पॉपुलेशन थी इंग्लैंड की वो मर चुकी थी। अब अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ द ब्लैक डेथ कि ये जो ब्लैक डेथ था उसका इफ़ेक्ट क्या था, जैसे कि आपको अब पता चल गया कि ये टाइम पीरियड इसका पता चल गया ब्लैक डेथ का 1348 से लेकर 1350 तक। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि 1348 में मैं आपको बता रही हूँ कि ये शुरू हुआ, बट एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि उससे पहले ही ये धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो गया था। 1347 में ही ये जो प्लेग था ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। 1348 तक तो अच्छे लेवल पे फैल भी चुका था। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। इससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी डिक्रीज्ड, जब आधी मतलब कि क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन मर चुकी थी, तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो गई एंड लेबर टू बिकेम लेस। और इससे क्या हुआ, जो लेबरर थे वो भी कम हो गए। अब जब लेबर कम हो गए थे तो जो बचे हुए लेबर्स क्लास थी, जो बचे हुए वर्किंग क्लास थी, उन्होंने क्या किया था, स्टार्टेड डिमांडिंग इंक्रीज्ड वेजेस। मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो वेजेस उनको मिलते थे काम के, उनके ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने क्या किया कि अब जब ये जो सामंत थे उनको काम करने के लिए लोग इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे थे, क्योंकि आधी तो जनता ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी, है ना। अब ये जो लेबर क्लास थी इसकी कमी के कारण जो बचे हुए लेबर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने काम के लिए ज़्यादा वेजेस मांगने शुरू कर दिए, ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। आगे क्या हुआ था, इन सम केसेस मार्केट टाउन डिसअपियर्ड। कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ कि जो मार्केट टाउन्स थे, जो नए नए टाउन स्थापित हुए थे जहाँ पे व्यापार वगैरह शुरू हुआ था नया नया, उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर ही हो गए थे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका पतन होना शुरू हो गया था, बिकॉज द इकोनॉमिक बूम इन रूरल एरियाज। क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो रूरल एरियाज में ज़्यादा ब्लूम कर रही थी उस टाइम पे। जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होती थी। तो रूरल एरियाज में अब जब लेबर की कमी महसूस हो रही थी, वर्किंग क्लास की कमी महसूस हो रही थी, तो और साथ ही साथ जो बची हुई लेबर क्लास थी उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। अब जो सामंत थे उनको अपने काम तो कराने ही थे, अपने काम को कराने के लिए उन्हें ज़्यादा वेजेस देने भी पड़ रहे थे लोगों को। इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज़ की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह जो न्यू ये जो मार्केट टाउन्स स्थापित हुए थे उनमें भी गिरावट आनी शुरू हो गई। आगे क्या है, नियर बाय 40% ऑफ इंग्लैंड प्रीस्ट डाइड। और सबसे बड़ा एक जो इफेक्ट उस टाइम पे देखने को मिला था वो क्या था कि अब जब ये प्लेग था वो तो अब चर्च में जो प्रीस्ट थे उनमें भी फैलना था। उससे क्या हुआ, प्लेग के कारण चर्च में जो प्रीस्ट थे उनमें से 40% जो प्रीस्ट थे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे। अब 40% प्रीस्ट के मरने के कारण क्या हुआ, एकदम जो चर्च था वहाँ पे भी हलचल पैदा हुई। चर्च अथॉरिटीज़ ने जल्द से जल्द वो जो पोजीशंस थी, वो जो स्थान था प्रीस्ट का, उनको भरने की प्रयत्न किए। जब उनको भरने का प्रयत्न किया गया तो उससे क्या हुआ कि जो अंडर क्वालिफाइड लोग थे या जो पुअरली ट्रेन्ड पीपल थे उनको भी प्रीस्ट के पद पर रख लिया गया।
अब जो अंडर क्वालिफाइड लोग या फिर जिनको अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया गया, उन लोगों को जब प्रीस्ट के पद पर रख लिया गया था, तो उससे क्या हुआ, लोगों में चर्च के प्रति जो विश्वास था वो कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो वहां पर प्रीस्ट के पद पर उन्होंने रखा था उनको खुद इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। सो इसीलिए चर्च से लोगों का विश्वास कम होना शुरू हो गया था। और इसी तरह लास्ट में जो रिफॉर्मेशन आया था वो भी इसी का परिणाम था। रिफॉर्मेशन में लोगों का विश्वास चर्च से कम होना शुरू हो गया था, जिसके कारण वाइक्लिफ ने लोलार्ड मूवमेंट शुरू किया था। लोलार्ड मूवमेंट को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इस वीडियो में वो कवर नहीं कर पाऊंगी। सो लोलार्ड मूवमेंट क्या था वो मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हुए थे, किस तरह चर्च की जो पावर थी उनमें भी पतन होना शुरू हो गया था, और ये जो सामंतशाही थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। टाउन मार्केट्स जो अभी अभी स्थापित हुए थे उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, और जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने ज़्यादा वेजेस की डिमांड शुरू कर दी थी। तो ये सब इसके ब्लैक डेथ के साइड इफ़ेक्ट थे। सो अब हम आगे बात करते हैं पीजेंट्स रिवोल्ट पे। ये थर्ड टर्म है हमारी, पीजेंट्स रिवोल्ट। सो पीजेंट्स रिवोल्ट क्या था, पीजेंट क्या होता है, किसान, और रिवोल्ट क्या होता है, आंदोलन। कि किसानी आंदोलन क्या था, ये जो किसानी आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था, 1381 में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो NTA नेट के पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें एक दो पेपर में ये पूछा भी गया है, एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी है कि पीजेंट मूवमेंट या पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1381 में हुआ था। सो पीजेंट रिवोल्ट था, उसका कारण क्या था, पीजेंट रिवोल्ट का कारण क्या था कि इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वाज इम्पोजिशन ऑफ अ थर्ड पोल टैक्स। मतलब क्या था कि जो एकदम इमीडिएट कारण था ये पीजेंट रिवोल्ट का, वो क्या था, लोगों के ऊपर जब थर्ड पोल टैक्स को इम्पोज किया गया, थर्ड पोल टैक्स था वो इस रिवोल्ट का इमीडिएट कारण था। सो ये थर्ड पोल टैक्स अब है क्या, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि थर्ड पोल टैक्स मीन्ट दैट एवरीवन ओवर द एज ऑफ 15 हैड टू पे 1 शिलिंग। मतलब क्या था कि थर्ड पोल टैक्स क्या था कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन 15 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, उसको 1 शिलिंग पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। सो उससे क्या हुआ, जब 15 साल, अब एक फैमिली में 15 साल से ऊपर तो कितने लोग हैं, अगर हर एक पर्सन को 1 शिलिंग पे करना पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, जो कि अनबियरेबल हो गया था। एक साल, ये 4 साल में तीसरी बार था जो किंग के द्वारा टैक्सेस को बढ़ाया गया। अब क्या हुआ, जब ये टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग इस टैक्स को देने में अनबियरेबल हो गए, लोग ये टैक्स भर ही नहीं पाए। तो उससे क्या हुआ कि जो ब्लैक, और इसका मेन कारण और क्या था कि लोग भर भी क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सोशल और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी वो तो लोगों को पहले ही फेस करनी पड़ रही थी। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ किस कारण से फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि एक तो 100 ईयर वॉर हो रहा था जिसके कारण लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और सोशल कारण उसके और क्या थे, अगर हम सोशली देखें तो ब्लैक डेथ भी चल रही थी, तो ब्लैक डेथ के कारण भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ये सब कारण था। सो अब इससे क्या हुआ कि ये जो ब्लैक डेथ वगैरह थी इसके कारण लोगों के ऊपर जब टैक्स लगाना शुरू किया गया, ये थर्ड पोल टैक्स लगाया गया, तो लोगों ने इस टैक्स को भरने से इनकार कर दिया। और जब लोगों ने ये टैक्स नहीं भरा तो उनके ऊपर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, किंग के द्वारा लोगों के ऊपर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि लोग टैक्स क्यों नहीं भर रहे। अब क्या हुआ, जब लोगों ने टैक्स नहीं भरा तो जो कलेक्टर थे, पोल टैक्स कलेक्टर, उन्होंने विलेजेस में जाकर इस चीज़ की छानबीन करनी शुरू कर दी और लोगों से उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब एक पर्टिकुलर विलेज में जब ये पोल टैक्स कलेक्टर पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया, और जो टैक्स पोल कलेक्टर आया था उसको अपने गांव से भगा दिया। अपने जो विलेज था, एसेक्स नाम का विलेज था वो, वहाँ से उस टैक्स कलेक्टर को उन्होंने भगा दिया। सो इस तरह ये जो रिवोल्ट था ये नियर बाय जितने भी विलेजेस थे उनमें सब में फैल गया, और एक तरह का ये जितनी भी सिटीज़ थी उनमें भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ था कि इन द लीडरशिप ऑफ वॉट टाइलर
रिबेल्स मार्च टू लंदन, कि वॉट टाइलर, अगर आपको पूछा जाए कि पीजेंट रिवोल्ट किस के लीडर कौन थे, तो वो कौन थे, वॉट टाइलर। ये आपको पता होना चाहिए, वॉट टाइलर इज द लीडर ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट 1381। सो अब क्या हुआ कि 1380 वॉट टाइलर के लीडरशिप में जो रिबेल था, उन्होंने लंदन की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था। जब लंदन की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, सो वहाँ पर जाकर क्या हुआ कि वॉट टाइलर और ये जो किंग थे वहाँ के, उनके बीच में एक मीटिंग फिक्स की गई। उस मीटिंग में क्या हुआ कि जब वॉट टाइलर जाकर राजा से मिले, तो राजा के सामने उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। वो डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो डिमांड्स क्या थी, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है स्क्रीन पे, कि एंड टू मेनोरियल कोर्ट्स। मेनोरियल कोर्ट्स क्या होते हैं, ये एक तरह के लोएस्ट कोर्ट होते हैं जो कि फ्यूडल पीरियड पे रखे जाते हैं। सामंतशाही के टाइम पे एक छोटे कोर्ट लगते थे जिनमें कि डिसीजन लिया जाता था, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे। सो वही वहाँ पर डिमांड रखी गई कि ये जो मेनोरियल कोर्ट्स थे, इनको ख़त्म कर दिया जाए। फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम अब आपको पता होगा किसको बोलते हैं, दास प्रथा को, कि दास प्रथा से फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्री पार्डन फॉर ऑल ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द रिबेलियन। मतलब क्या हुआ कि ये जो रिबेल हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था, इस टाइम पे जितने भी ऑफेंसेस किए गए, जितने भी वायलेंस की गई, उन सब के लिए किसी को किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि इस टाइम पे की गए ऑफेंसेस के लिए सबको माफ़ी मिलनी चाहिए, किसी को कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एंड नो अपर लिमिट ऑन वेजेस, और वेजेस के ऊपर कोई भी अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। सो ये सब डिमांड रखी गई। उससे क्या हुआ कि ये जब डिमांड रखी गई, किसी तरह फर्स्ट मीटिंग इनकी ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद जो वायलेंस थी, वायलेंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी वायलेंस को देखते हुए जो राजा थे, राजा ने सेकंड मीटिंग भी बुलाई। वॉट टाइलर के साथ सेकंड मीटिंग रखी, और जब सेकंड मीटिंग रखी गई, ड्यूरिंग सेकंड मीटिंग एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट। मतलब कि सेकंड मीटिंग के दौरान क्या हुआ, राजा और वॉट टाइलर के बीच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। सो उस आर्ग्यूमेंट के दौरान क्या हुआ कि जो वॉट टाइलर थे वो मारे गए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसी आर्ग्यूमेंट के बीच में राजा का कोई सर्वेंट था, या फिर हम कह सकते हैं कि राजा का ही कोई लॉयल पर्सन था, जिसने क्या किया, वॉट टाइलर को मार दिया। सो जब वॉट टाइलर ही मर गया, तो उसके बाद ये जो रिवोल्ट था ये ख़त्म हो गया। ये जो रिवोल्ट चल रहा था, पीजेंट रिवोल्ट, वॉट टाइलर के मरने पर, जब लीडर ही मर गया तो फिर बाकी के लोग तो क्या ही करेंगे। सो इसीलिए वॉट टाइलर के मरने के बाद ये जो रिवोल्ट था ये ख़त्म हो गया। सो ये था आपका पीजेंट रिवोल्ट। यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कब शुरू हुआ, कारण क्या था, और किसने लीडरशिप की थी, और उसके बाद किस तरह ये जो रिवोल्ट था ये ख़त्म हो गया था। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैंने आपको यही 3 टर्म्स कराई हैं, 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ और पीजेंट्स रिवोल्ट। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको चौसर एज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कराऊँगी। ये टर्म्स पहले कराने का मेरा कारण यही था कि अब जब आपके तीनों टर्म्स के बारे में पता चल गया कि कौन कौन से इवेंट्स उस टाइम पे हुए थे, तो आप वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अच्छे से समझ पाओगे। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। सारी टर्म्स जितनी भी मैंने आपको कराई हैं वो टर्म्स आपको क्लियर होंगी। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, किसी तरह का कोई डाउट होगा, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And if you like the video, so please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for giving your precious time, guys.